कहानी की शुरुआत एक घने और सुनसान जंगल से होती है, जहां शहर की भीड़ और शोरगुल से दूर मैडी नाम की एक महिला अकेले एक लकड़ी के घर में रहती है। मैडी एक मशहूर सस्पेंस नॉवल राइटर है। बचपन में हुई एक गंभीर बीमारी की वजह से वह अपनी सुनने और बोलने की क्षमता हमेशा के लिए खो चुकी थी। वह न सुन सकती थी और न ही बोल सकती थी, लेकिन उसने कभी अपनी इस कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसी वजह से उसकी सोच, समझ और कल्पना शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। अपनी नई किताब के लिए शांति और प्रेरणा की तलाश में वह इस जंगल में रहने आ गई थी। वहां उसका साथ केवल उसका पालतू काला बिल्ली का बच्चा देता था, जिसका नाम ब्लैकी था। एक शाम उसकी सबसे करीबी दोस्त और उसकी किताबों की बड़ी प्रशंसक सारा हमेशा की तरह उससे मिलने आती है। दोनों काफी देर तक इशारों की भाषा में बातें करती हैं। सारा उसकी नई किताब को लेकर बेहद उत्साहित होती है और उसे लगातार लिखते रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। लेकिन यह शांत माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और सारा अपने घर लौटने के लिए वहां से निकल जाती है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक ऐसा हादसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। सारा, जो अब तक अपने घर पहुंच चुकी होनी चाहिए थी, अचानक खून से लथपथ हालत में वापस मैडी के घर के पीछे वाले कांच के दरवाजे तक पहुंचती है। वह बुरी तरह डरी हुई होती है और पूरी ताकत से दरवाजे को पीटते हुए मदद मांगने की कोशिश करती है। लेकिन उस समय मैडी की पीठ दरवाजे की तरफ होती है और वह कुछ भी सुन नहीं सकती। तभी अंधेरे में से एक आदमी बाहर आता है। उसके चेहरे पर सफेद रंग का डरावना मास्क होता है और हाथ में बड़ा शिकारी चाकू। वो बिना कुछ कहे सारा को पकड़ लेता है और कुछ ही पलों में उस पर बेरहमी से हमला कर देता है। कुछ सेकंड के अंदर सारा की मौत हो जाती है। हत्यारा वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर कांच के दूसरी तरफ खड़ी मैडी पर पड़ती है। वो हैरान रह जाता है कि इतनी हलचल और शोर के बावजूद इस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। अपना शक दूर करने के लिए वह कई बार खून से सना हाथ कांच पर मारता है, लेकिन मैडी फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। तभी उसे समझ में आ जाता है कि मैडी सच में सुन नहीं सकती। ये बात जानकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वह तुरंत हमला करने के बजाय पहले सारा की लाश को छिपा देता है और फिर एक डरावना खेल शुरू करने का फैसला करता है। उधर मैडी वापस अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है और अपनी किताब का अंत लिखने लगती है। तभी वह आदमी चुपचाप पीछे का खुला दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो जाता है और बिना आवाज किए उसके पीछे खड़ा हो जाता है। उसी समय उसके कंप्यूटर पर उसकी बहन की वीडियो कॉल आ जाती है। कॉल देखते ही वो आदमी कैमरे की नजर से बचने के लिए तुरंत एक कोने में छिप जाता है। बातचीत के दौरान मैडी की बहन को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई परछाई गुजरी है। वो पूछती है कि अभी उसके पीछे कौन था, लेकिन मैडी मुस्कुराकर जवाब देती है कि शायद उसका बिल्ली का बच्चा होगा। कॉल खत्म होने के बाद वह पूरे घर में ब्लैकी को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। आखिर में वह दरवाजे में थोड़ा सा रास्ता खुला छोड़ देती है ताकि बिल्ली वापस आ सके और फिर से अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद अचानक उसके कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन आता है और उसी समय उसके फोन पर भी कुछ तस्वीरें पहुंचती हैं। जैसे ही वह तस्वीरें खोलती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली तस्वीर में वह खुद दिखाई देती है जब वह कुछ देर पहले घर में अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी। दूसरी तस्वीर किसी दूसरे कमरे से ली गई थी, लेकिन तीसरी तस्वीर सबसे ज्यादा डरावनी थी। उसमें मैडी ठीक उसी समय कंप्यूटर के सामने बैठी दिखाई दे रही थी जब वह उन तस्वीरों को देख रही थी। वो तस्वीर के एंगल को देखकर दरवाजे की तरफ नजर घुमाती है और अंधेरे में खड़ा वही मास्क पहना आदमी दिखाई देता है जो उसके फोन को हाथ में पकड़े मुस्कुरा रहा होता है। खतरे को सामने देखकर मैडी तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और उसे लॉक कर देती है, लेकिन हत्यारा बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वह आराम से घर के चारों तरफ घूमता है और अंदर आने का दूसरा रास्ता तलाशने लगता है। मजबूर होकर मैडी घर की हर खिड़की और दरवाजे को बंद करने लगती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि फिलहाल सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वह इंटरनेट के जरिए पुलिस को संदेश भेजने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। बाहर खड़े उस आदमी ने मुख्य बिजली का स्विच बंद कर दिया था। कुछ ही सेकंड बाद इंटरनेट भी बंद हो जाता है और मैडी पूरी तरह दुनिया से कट जाती है। अब उसके पास न फोन बचा था, न इंटरनेट और न ही किसी से संपर्क करने का कोई तरीका। इसके बाद वो आदमी उसकी कार के सभी टायर फाड़ देता है ताकि उसके भागने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो जाए। चारों तरफ से घिर चुकी मैडी आखिरी कोशिश के तौर पर उससे बात करने का फैसला करती है। वह एक लिपस्टिक उठाती है और कांच पर लिखती है कि उसने उसका चेहरा नहीं देखा है और अगर वह अभी चला जाए तो वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। वह यह भी लिखती है कि उसका बॉयफ्रेंड बस आने ही वाला है। लेकिन सामने खड़ा इंसान कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह धीरे धीरे अपना मास्क उतार देता है और अपने होंठों को इस तरह हिलाता है कि मैडी उन्हें पढ़ सके। वह कहता है कि उसे पता है वह होंठ पढ़ सकती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वह यहाँ अकेली रहती है और वह सुन नहीं सकती। यह पढ़ते ही मैडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि यह आदमी उसके बारे में पहले से सब कुछ जानता है। इतना कहने के बाद वह अंधेरे में गायब हो जाता है। मैडी कुछ देर के लिए डर जाती है, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लेती है। वह समझ चुकी थी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खुद ही लड़ना होगा।
वह तुरंत रसोई में जाती है और चाकू, हथौड़ा और बाकी काम आने वाली चीजें अपने पास रख लेती है। इसके बाद वह ऊपर वाले कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और दरवाजे के सामने भारी अलमारी लगा देती है। तभी अचानक खिड़की पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। जब वह खिड़की के बाहर देखती है तो उसकी रूह कांप उठती है। वहां उसकी दोस्त सारा दिखाई देती है, लेकिन वह जिंदा नहीं थी। असल में हत्यारा उसकी लाश को पकड़कर खिड़की पर मार रहा था। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की यह हालत देखकर मैडी टूट जाती है, लेकिन तभी उसे अचानक याद आता है कि जब सारा उसके घर आई थी तब उसका फोन उसकी जीन्स की पिछली जेब में था। अगर किसी तरह वह फोन मिल जाए तो शायद पुलिस को खबर दी जा सकती है। यही सोचकर वह एक खतरनाक योजना बनाती है। मैडी अपनी कार की चाबी निकालती है और उसमें मौजूद अलार्म बटन दबा देती है। अगले ही पल कार का तेज अलार्म पूरे जंगल में गूंजने लगता है। योजना काम कर जाती है और बाहर छिपा हत्यारा उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है। मैडी इसी मौके का फायदा उठाती है और धीरे से खिड़की खोलकर बाहर झुकती है। वो सारा की जेबों में फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक हत्यारा वापस लौट आता है। गुस्से में वह खिड़की तक दौड़ता है और मैडी का हाथ पकड़ लेता है। अब दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो जाता है। ताकत के मामले में मैडी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी और हत्यारा लगभग अंदर घुसने ही वाला था। मैडी बिना समय गंवाए पास पड़ा हथौड़ा उठाती है और पूरी ताकत से हत्यारे के हाथ पर दे मारती है। अचानक हुए इस वार से वह दर्द में चीख उठता है और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। मौका मिलते ही मैडी तुरंत खिड़की बंद करके उसे लॉक कर देती है। दूसरी तरफ घायल हत्यारा गुस्से से बौखला जाता है। वह अपने हाथ पर पट्टी बांधते हुए जेब से सारा का फोन निकालता है और उसे दिखाकर मैडी का मजाक उड़ाने लगता है। इतना ही नहीं, वह सारा की बाली भी निकालकर उसके सामने लहराता है। ये देखकर मैडी समझ जाती है कि वह उसकी योजना पहले ही समझ चुका था और उसने जानबूझकर सारा का फोन अपने पास रख लिया था। अब पुलिस तक पहुंचने की उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म होती नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद मैडी चुपचाप घर के सामने वाले हिस्से से बाहर निकलती है और लकड़ी के फर्श के नीचे छिप जाती है। चूंकि वह सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपना हाथ लकड़ी के फर्श पर रखा हुआ था ताकि किसी के कदमों से पैदा होने वाले कंपन को महसूस करके हत्यारे की मौजूदगी का अंदाजा लगा सके। कुछ देर बाद जब कंपन महसूस होना बंद हो जाते हैं तो उसे लगता है कि शायद अब रास्ता सुरक्षित है। वह सावधानी से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक एक तेज चीज उसके सिर के बेहद करीब से गुजरती है। अगले ही पल उसे दिखाई देता है कि एक तीर पीछे खड़े पेड़ में धंसा हुआ है। ये तीर एक भारी क्रॉसबो से छोड़ा गया था। मैडी हैरान रह जाती है। अब बाहर रहना उसके लिए मौत को न्योता देने जैसा था, इसलिए वह मजबूर होकर फिर से घर के अंदर लौट आती है। तभी उसके दिमाग में एक नई योजना आती है। वह एक टॉर्च लेकर ऊपर छत के पास बने प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है। वहां पहुंचकर वह जानबूझकर कुछ हलचल पैदा करती है और फिर टॉर्च को दूर झाड़ियों की तरफ फेंक देती है। वह तुरंत अपना क्रॉसबो लेकर उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि मैडी की चाल काम कर गई है। वह तेजी से नीचे उतरने लगती है ताकि दूसरी तरफ से निकल सके। ल्यारा उसकी योजना पहले ही समझ चुका था। जैसे ही मैडी सीढ़ियों से आधी नीचे पहुंचती है, अंधेरे में छिपे हत्यारे की तरफ से एक और तीर छोड़ा जाता है। अगले ही पल वह तीर सीधे उसकी जांघ में जा धंसता है। दर्द की वजह से मैडी की चीख निकल जाती है और उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। घाव से तेजी से खून बहने लगता है और दर्द इतना भयानक होता है कि वह मुश्किल से खुद को संभाल पाती है। दूसरी तरफ हत्यारे तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने लगता है, लेकिन इसी समय मैडी अपनी जिंदगी की सबसे साहसी चाल चलती है। जैसे ही हत्यारा उसके करीब पहुंचता है, वह उसके हाथ से क्रॉसबो छीन लेती है और जोरदार धक्का देकर उसे दूसरी मंजिल से नीचे गिरा देती है। उधर कुछ ही देर बाद वह आदमी फिर से लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा होता है। ये देखकर मैडी के पास पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वह तुरंत घर के अंदर भागती है और बाथरूम में जाकर अपने घाव का इलाज करने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी दौरान कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सारा का बॉयफ्रेंड जॉन काफी देर तक उसका इंतजार करता रहता है। आखिरकार वो उसे तलाशते हुए मैडी के घर तक पहुंच जाता है। वो बाहर खड़े होकर कई बार आवाज लगाता है, लेकिन मैडी तो सुन ही नहीं सकती थी, इसलिए उसे जॉन के आने का कोई अंदाजा नहीं होता। तभी जॉन की नजर कांच के दरवाजे पर लिपस्टिक से लिखे संदेश पर पड़ती है। साथ ही उसे आसपास खून के निशान भी दिखाई देते हैं। वह बिना देर किए अपना फोन निकालता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंधेरे में छिपा हत्यारा बाहर निकल आता है। वह केवल एक खतरनाक कातिल ही नहीं बल्कि बेहद चालाक इंसान भी था। वह टॉर्च की रोशनी जॉन के चेहरे पर डालता है और पुलिस अधिकारी की तरह सख्त आवाज में चिल्लाता है, रुको, हाथ ऊपर करो। जॉन घबराते हुए बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड सारा को ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। हत्यारा बड़ी चालाकी से पुलिस अधिकारी होने का नाटक करता है और उसे एक झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि इलाके में किसी संदिग्ध घुसपैठिए की सूचना मिलने के बाद वो जांच के लिए यहाँ आया था, लेकिन पहुंचते ही किसी अज्ञात हमलावर ने उस पर हमला कर दिया। उसने उसका फोन बटुआ और यहाँ तक कि उसकी सर्विस पिस्तौल भी छीन ली। इसके बाद वह जॉन से कहता है कि उसे तुरंत मुख्यालय से संपर्क करना है।
इसलिए वो अपना फोन उसे दे दे। उसकी बातें इतनी भरोसेमंद लगती हैं कि जॉन पूरी तरह नहीं लेकिन काफी हद तक उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और अपना फोन उसके हवाले कर देता है। हत्यारा कुछ देर फोन पर बात करने का नाटक करता है और फिर आराम से उसे अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन तभी उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है। जेब में हाथ डालते समय एक चीज नीचे गिर जाती है। जॉन झुककर उसे देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह सारा की वही बाली थी जो उसने खुद उसे जन्मदिन पर उपहार में दी थी। उसी पल जॉन समझ जाता है कि सामने खड़ा आदमी कोई पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि सारा का हत्यारा है, लेकिन सच समझने में उसे देर हो चुकी थी। अगले ही पल हत्यारा उस पर हमला कर देता है और कुछ ही पलों में जॉन भी उसकी क्रूरता का शिकार बन जाता है। उधर घर के अंदर मैडी अभी भी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। तभी हत्यारा खिड़की के पास पहुंचता है और अचानक अपने भारी जूते से उसकी उंगलियों पर पूरी ताकत से पैर रख देता है। दर्द इतना भयानक था कि मैडी का पूरा शरीर कांप उठता है। कुछ पल बाद हत्यारा जानबूझकर अपना पैर हटाता है और होंठ हिलाकर कहता है कि अब यह खेल खत्म होने वाला है और वह जल्द ही अंदर आने वाला है। मैडी दर्द से टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपनी बची हुई ताकत से दरवाजे को फिर से बंद कर देती है और अपने घायल हाथ की तरफ देखती है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा और लड़ने का इरादा दिखाई देता है। वो अपने घायल हाथ से बहते खून को उंगलियों पर लगाती है और कांच के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में केवल एक शब्द लिखती है, डरपोक। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था बल्कि सीधे हत्यारे के अहंकार पर हमला था। वह दौड़कर अपनी कार के पास जाता है और वहां से एक भारी लोहे की रॉड उठाकर लाता है। फिर वह पूरी ताकत से कांच के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। मैडी समझ चुकी थी कि अब आखिरी मुकाबला ज्यादा दूर नहीं है। वह शांत होकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठती है और तेजी से टाइप करना शुरू कर देती है। वह उस आदमी का पूरा हुलिया लिखती है ताकि अगर वो बच न सके तो पुलिस तक उसकी पहचान पहुंच सके। इसके बाद वो अपने परिवार के लिए भी एक संदेश छोड़ती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है और अगर वो मर जाए तो यह याद रखा जाए कि उसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी थी। संदेश लिखने के बाद मैडी एक तेज धार वाला चाकू उठाती है और बाथरूम में जाकर छिप जाती है। उसे पता था कि उसकी हालत अब आमने सामने की लड़ाई लड़ने लायक नहीं रही थी। उसकी जांघ घायल थी, हाथ बुरी तरह चोटिल हो चुका था और काफी खून भी बह चुका था। इसलिए उसने जगह और मौके का फायदा उठाकर हमला करने का फैसला किया, लेकिन हत्यारा भी कम चालाक नहीं था। इसके बाद वह बिना आवाज किए धीरे धीरे बाथरूम तक पहुंच जाता है। मैडी का पूरा ध्यान दरवाजे की तरफ था। हत्यारा बाथटब के अंदर खड़ा होकर उसे देखने लगता है और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान दिखाई देने लगती है। वह धीरे धीरे आगे झुकता है और उसकी गर्दन के पास सांस छोड़ता है। जैसे ही मैडी को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस होती है, वह बिना देर किए पलटती है और हाथ में पकड़ा चाकू पूरी ताकत से हत्यारे के घुटने में घोंप देती है। दर्द से वह बुरी तरह तड़प उठता है और पीछे हट जाता है। मैडी इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलती है और लंगड़ाते हुए लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। जांघ का घाव, टूटा हुआ हाथ और लगातार बहता खून उसकी ताकत छीन चुका था। दूसरी तरफ घायल होने के बावजूद हत्यारा फिर से उठ खड़ा होता है और लंगड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसकी आंखों में केवल गुस्सा और हत्या की प्यास दिखाई दे रही थी। वह चाकू उठाता है और आखिरी वार करने की तैयारी करता है। तभी मैडी की नजर रसोई के पास रखे एक बड़े कीटनाशक स्प्रे पर पड़ती है। उसे उठाकर सीधे हत्यारे के चेहरे पर छिड़क देती है। मैडी तुरंत पास रखा स्मोक अलार्म उठाती है और उसका टेस्ट बटन दबा देती है। अगले ही पल पूरे घर में बेहद तेज और कानों को चीर देने वाली आवाज गूंजने लगती है। यह आवाज किसी भी सामान्य इंसान के लिए असहनीय थी, लेकिन यही वो पल था जब मैडी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जिस आवाज से दूसरा इंसान परेशान हो रहा था उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद हत्यारा शारीरिक रूप से उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। दर्द और शोर के बीच भी वह अचानक उस पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अगले ही पल उसके हाथ मैडी की गर्दन पर कस जाते हैं और वह पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगता है। धीरे धीरे उसकी सांसें कम होने लगती हैं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसी दौरान उसके दिमाग में अपने परिवार, अपनी बहन सारा और जॉन की यादें घूमने लगती हैं। संघर्ष करते हुए उसकी उंगलियां पास पड़ी एक ठंडी धातु की चीज से टकराती हैं। वो एक वाइन ओपनर था। मैडी अपनी बची हुई सारी ताकत एक जगह इकट्ठा करती है, उसे उठाकर सीधे हत्यारे की गर्दन में घोंप देती है। धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है और कुछ ही पलों बाद उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। आखिरकार वह आदमी जो लोगों के डर और दर्द से खुशी हासिल करता था, उसी लड़की के हाथों मारा जाता है जिसे वह सबसे आसान शिकार समझ रहा था। काफी देर तक मैडी वहीं पड़ी रहती है। फिर वो धीरे धीरे उठती है और हत्यारे की जेब से अपना फोन निकालती है। कांपते हाथों से वो आपातकालीन सेवा पर कॉल करती है। वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए कुछ नहीं कहती और बस कॉल को चालू रहने देती है ताकि दूसरी तरफ मौजूद लोग समझ सकें कि कुछ गंभीर हुआ है। इसके बाद वो अपने घायल शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे घर से बाहर निकलती है। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, शरीर पर कई चोटें थीं और चलना भी मुश्किल हो रहा था। आखिरकार वह घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठ जाती है। उसके आसपास वही जंगल, वही रात और वही खामोशी मौजूद थी, लेकिन इस बार उस खामोशी में डर नहीं था। अब वहाँ सिर्फ सुकून था, जिंदा बच जाने का सुकून, आखिरी सांस तक लड़ने का गर्व और यह एहसास कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेता। शायद यही वजह है कि यह फिल्म आज भी बेहतरीन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान रखती है।